So hello guys, welcome back. Now we are discussing another important logic of independent events. अब independent events होता क्या है, पहले आपको ये समझने के लिए ये डेफिनेशन देखना पड़ेगा। ऐसे दो इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम इवेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट्स। अब ये क्या बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, ये मुझे समझने के लिए थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पे देखना पड़ेगा। सो लेट मी एक्सप्लेन यू द थ्योरी ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। लेट्स से एक यहाँ पे आप कार्ड्स का गेम खेल रहे हैं, है ना। अब कार्ड्स का गेम जब भी आप लोग खेलते हैं, तो मैं इसका फॉन्ट थोड़ा बढ़ा दूं। ओके, कार्ड्स के गेम जब भी खेला जाता है तो 52 कार्ड्स होते हैं मेरे पास, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। सो अगर मैं आपसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं चलो यार एक कार्ड्स का गेम खेलते हैं और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को ही फाइट टेक, तो वो क्या बोलता है कि एक कार्ड में स्पेड निकलना है, एक कार्ड में आपका एस निकलना है। लेट्स से इवेंट जो ई मैं एज्यूम कर रहा हूं वो है कि जो कार्ड जो मैं ड्रॉ करूं, द कार्ड विच शुड बी ड्रॉन, जिस कार्ड को मैं निकालूं वो कार्ड होना चाहिए मेरा स्पेड का। गॉट इट। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी बना देता है मैं ई को। और वहीं अगर मैं एफ को देखूं तो मैं एफ को बोल देता हूं ऐसा कार्ड निकालना है मुझे जो कार्ड हमारा हो यहाँ पे एस। तो आप यहाँ देख सकते हो दो तरीके की प्रोबेबिलिटी की बात करी जा रही है। एक में मुझे स्पेड निकालना है और एक में मुझे एस निकालना है। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूं स्पेड निकालने की तो टोटल 13 कार्ड्स मेरे पास होते हैं। तो 13 में से कोई भी एक आप मुझे अगर दे सकते हो तो 52 नीचे आएगा और 13 कार्ड्स ऊपर हो जाते हैं। ये रूल आपको पता है। कटिंग शेडिंग के बाद इट विल गिव यू 1/4। और अगर मैं आपसे प्रोबेबिलिटी मांगूं कि बेटा मुझे एस दे दो, तो आपको पता है पूरे के पूरे 52 कार्ड में से सिर्फ 4 कार्ड ही ऐसे होते हैं जो एस के होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आई 1/3। गॉट इट। अब अगर मैं यहाँ से ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू निकालूं, है ना, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू यानी ऐसा कार्ड जो स्पेड का भी हो एंड वो एस भी हो। तो स्पेड और एस वाला सिर्फ एक ही कार्ड होता है यहाँ पे 52 में से। तो ये भी सर समझ में आया। लेकिन सर आप ये सब हमें बता क्यों रहे हैं? मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का लिंक यहाँ पे क्या है वो मुझको देखना होता है, ठीक है। अब हम उसको देखते हैं कि इसका इससे क्या लिंक है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा, E/F इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F। थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूँ, ये बहुत ज्यादा बोल्ड हो रखा है, ये भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ की यहाँ पे बात चल रही है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ मतलब ऐसा इवेंट होता है जो ऑलरेडी यहाँ पे अकर हो चुका होता है, यानी ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है इवेंट एफ की, है ना, मतलब इवेंट ई की। अब अगर यहां से मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं इवेंट ई की, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यू विल सी इट विल बी 1/52 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी में जब आप देखोगे इवेंट एफ की जब आप प्रोबेबिलिटी देखोगे तो ये मिलेगा आपको 4/52 भी लिख सकते हो आप इसको। तो ये हो गया 4/52 और इसका आंसर क्या आया 1/4। अच्छा यार, ये क्या बात हुई। अब अगर मैं सेम वे में प्रोबेबिलिटी निकालूं यहाँ पे इवेंट एफ अपॉन ई की, तो इस बार जो फॉर्मूले में क्या है, इवेंट ई मेरा हो चुका है और ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन आता है।
अब इसकी भी मैं वैल्यू डाल के देखूं तो अगेन दिस इज 1/52 और ई मेरा हो जाएगा 13/52, 52 से 52 फिर कैंसिल, ये आ गया 1/13। अब सारा का सारा लॉजिक बेटा इधर ही है, बहुत आराम से सुनिएगा यहां हुआ क्या है। देखो, जब हम बात करते हैं E अपॉन एफ की, यानी इवेंट एफ हो चुका है और अब इवेंट E जो मेरा है उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी को बोला जाता है E अपॉन एफ। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है यहां पे, आप देखो इवेंट एफ ऑलरेडी हो चुका है, इवेंट एफ ऑलरेडी हो चुका है, उसके बावजूद भी इवेंट ई निकलने की जो प्रोबेबिलिटी आई है वो 1/4 है, और जो इवेंट ई के निकालने की ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी थी देखो वो भी 1/4 आई थी। तो इसका मतलब कहने का ये है कि इवेंट एफ हालांकि हमारा हो चुका है, इवेंट एफ हमारा हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई थी वो, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई की अब आई है एफ होने के बावजूद, वो दोनों सेम है। तो सेम का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इवेंट एफ के होने से इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और सेम वे अगर आप नीचे देखोगे तो ये जो प्रोबेबिलिटी 1/13 आई है, ये तो पी एफ की अपनी प्रोबेबिलिटी भी थी। तो इवेंट ई के होने के बावजूद भी जो एफ की प्रोबेबिलिटी आई है वो भी आपकी, अगर आप ढंग से देखें तो वो प्रोबेबिलिटी भी आपकी 1/13 ही है। तो यार दोनों केसेस में मुझे ये बिल्कुल समझ में आ रहा है, किसी एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी में जब कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे ये दोनों इवेंट ई और एफ जो यहाँ पे हैं, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है। तो यही हमारी आपने यहाँ पे डेफिनेशन देखी थी कि जब एक इवेंट के होने से किसी दूसरे इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो दोनों के दोनों इवेंट्स हो जाते हैं हमारे इंडिपेंडेंट। अब इसी केस को मैं फर्दर अगर आपको समझाऊं तो फॉर्मूले में वापस चलते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या होता था, P E by F is nothing but probability of E intersection, wait a minute, let me rub this, probability of E intersection F divided by probability of F, यही मतलब था। अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो जो प्रोबेबिलिटी होगी ई इंटरसेक्शन एफ की वो आ जाएगी पी एफ इंटू पीई अपॉन एफ। यहां तक तो कोई चैलेंज नहीं होगा। और अभी अभी आप लोगों ने देखा है जो प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ की है वही पीई की थी। तो इस पूरे की जगह अगर अब मैं ई अपॉन एफ की जगह यहाँ पे पीई भी लिख दूं तो it doesn't make any difference. Got it? So finally this is the formula and this is the condition that we have to satisfy to make our two cases independent. Hopefully ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उन दोनों इंडिविजुअल इवेंट्स के बराबर आ जाए तो हम उन दोनों इवेंट्स को बोलेंगे कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और अगर ये इक्वल नहीं आए तो हम इनको मना कर देंगे। तो आई थिंक द थ्योरी पार्ट इज क्लियर टू यू एंड अब हम चल सकते हैं इसके क्वेश्चन में। आपको समझ में आया होगा ये फॉर्मूला जो यहाँ डायरेक्टली लिखा था वो एक्चुअल में लिखा क्यों गया है। ठीक है, अब चलते हैं डियर आगे, एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक डाई को आपने थ्रो किया, एक डाई को जब आप थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 एनी आउटकम कैन कम, कोई भी आउटकम यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, अब कोई भी आउटकम यहाँ पे अगर आ सकता है लेकिन यू आर प्रीटी मच कंसर्न कि जो आपका इवेंट यहाँ पे ई है, आपका इवेंट ई जो है उसने क्या बोला है यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, यानी जो 3 से डिवाइड होता हो या जिन नंबर्स में 3 उनका मल्टीपल बने, उनका फैक्टर हो। तो 3 और 6 वो नंबर है।
गॉट इट। सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूं सिर्फ पीई को निकालने की, है ना, तो इन 6 केसेस में से सिर्फ ये 2 केसेस आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी इज 2/6। वहीं अगर मैं इवेंट एफ की बात करूं तो ये है कि जो नंबर आ रहा है वो इवन होना चाहिए। तो 2 है, 4 है, 6 है, ये तीनों के तीनों इवन नंबर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी देखूं पी एफ की तो वो मिलेगा 3/6। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होगा। और अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ देखूं, मुझे इंडिपेंडेंट के लिए देखना है, तो क्लियरली यू गैस कैन सी एक लौता जो इवेंट कॉमन है वो आ रहा है यहाँ पे 6। ठीक है, तो बस मेरे पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है सिर्फ 6, और इसको लाने की क्या प्रोबेबिलिटी अब बन चुकी है, ये प्रोबेबिलिटी बन चुकी है आपकी 1/6। तो यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होगा। अब कैलकुलेशन पार्ट में यू नो अगर पी ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ पी ई इंटू पी एफ के इक्वल हो जाएगा तो इजीली आई कैन गिव माई आंसर। और यू गैस कैन सी इसका आंसर 1/6 है। इसको अगर मैं 2 इंटू 3/6 इंटू 6 के इक्वल रखूं तो ये 6 और ये 6 गया, और LHS और RHS के इक्वल आने के बाद आर क्वेश्चन इज डन। सो ये तो बहुत नॉर्मल सा लॉजिक था, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, वो भी बहुत ईजी है। अब आपने एक अनबायस्ड कॉइन को 2 बार उछाला, डाई को 2 बार उछाला है, तो 2 बार उछालने से यू गाइज नो कि 1-1 आ सकता है, 1-2 आ सकता है, बहुत सारे केसेस हैं, 1-6 आ सकता है, 3-1 आ सकता है, 5-1 एंड 6-1 से लेके 6-6। यू नो कि टोटल यहाँ पे बहुत सारे केसेस होते हैं, 36 इन टोटल। गॉट इट। प्रोबेबिलिटी में क्या बोल रहे हैं, एक इवेंट ए है जिसमें ऑड नंबर आना चाहिए फर्स्ट थ्रो में, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं ए को देखूं और फर्स्ट थ्रो में मुझे ऑड चाहिए, तो फर्स्ट थ्रो में ऑड 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। अब इसके साथ 1 आ सकता है, आपका 1-2 आएगा, 1-3 आएगा, 1-4 आएगा, 1-5 आएगा, 1-6 आएगा, 3-1 आएगा, 3-2, 3-3, 3-4। आप लोग समझ पा रहे होंगे यार क्या चल रहा है, 3-5, 3-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6, ये सारे आउटकम्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो इन टोटल अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखूं तो ये मेरे पास 18 केसेस हैं आउट ऑफ द 35 केसेस। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट माय इवेंट नंबर बी, तो वो बोल रहा है आई नीड एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर आना चाहिए सेकंड थ्रो में। तो सेकंड थ्रो में ऑड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1-1 आ सकता है, 1-3 आ सकता है, 1-5 आ सकता है, बस। ऐसे ही 2-1 आ सकता है, ऐसे ही 2-3 आ सकता है, ऐसे ही 2-5 आ सकता है, क्योंकि सेकंड थ्रो में मुझे ऑड चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हो 3-1 आ सकता है, 3-3 आ सकता है और 3-5 आ सकता है। ऐसे ही आपका 4-1 आ सकता है, 4-3 आ सकता है, 4-5, 5-1, 5-3, 5-5। ऐसे ही आपका 6-1, 6-3 और 6-5, है ना। तो अगेन इन टोटल इफ आई हैव टू सी, अगेन यू गाइज विल सी कि यहाँ पे फिर से 18 केसेस आ गए यार 36 में से। अब बात चलती है इनको सॉल्व करने की, तो जो इन दोनों में कॉमन है, क्योंकि अब आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। कॉमन पार्ट में आ रहा है, देखो 1-1 आ रहा है, 1-3 आ रहा है और 1-5 आ रहा है जो दोनों में है। फिर 3-1 आ रहा है, 3-3 आ रहा है, 3-5 आ रहा है, तो यानी ये वाली सीरीज देखो दोनों में कॉमन है। 5-1-1, 5-3-3, 5-5-5 यानी ये वाले कॉमन है। तो इन टोटल 3-3-3 आप अगर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, तो आउट ऑफ 36 केसेस आई एम गेटिंग 9 केसेस। इज इट क्लियर टू यू? तो ये बहुत इजी हो चुका है, आपके पास 9/36 है। अब बस मुझे कैलकुलेशन करके देखना है कि वेदर आई एम गेटिंग माई आंसर और नॉट। तो it's very simple, this is 9/36. Okay, so I'm rubbing this part and finally doing my calculation. So see, आपका जो एक सेकेंड, ओके चलो। अब अगर आप देखोगे ए इंटरसेक्शन बी वाली जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आई है उसका आंसर आया है 9/36। ठीक है, जिसको आप 1/4 बोल सकते हो। अगर मैं यहाँ पी ए की बात करूँ और पी बी का मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ से ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2,
और 1/2 और 1/2 will give you 1/4. So finally my LHS and my RHS are done and this question is also completed. Got it? कोई ट्रबल नहीं आ रहा होगा। अब देखते हैं इसी में एग्जाम्पल 2 और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, फिर एग्जाम्पल 13 14 वी विल टेक ऑन योर नेक्स्ट क्लास। सो अब यहाँ पे क्या बोलता है फटाफट से चेक करते हैं और 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं। आपने 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली उछाला है, तो अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं तो हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है और टेल हेड हेड आ सकता है, या आपके पास तीनों में टेल आएगा, शुरू के 2 में टेल फिर हेड आएगा, या टेल हेड टेल आएगा, या आपके पास यहाँ पे हेड टेल टेल आएगा। तो ये टोटल यहाँ पे 8 केसेस हैं। इन टोटल वी हैव 8 केसेस। इवेंट ई पे चलते हैं फटाफट। इवेंट ई मेरा क्या है कि भाई 3 हेड्स चाहिए या 3 टेल चाहिए। तो सिंपल सी बात है, या तो यहाँ पे तीनों में टेल चाहिए उसको या तीनों में हेड चाहिए। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आई है पीई की, वो मेरे पास आई है 2/8। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होगा। फिर है एक इवेंट एफ। इवेंट एफ क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2 हेड चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड चाहिए। अब एटलीस्ट 2 हेड अगर उसको चाहिए तो ये और ये केसेस आ जाएंगे। तो एटलीस्ट 2 हेड में एच एच टी आ जाएगा, एच टी एच आ जाएगा और टी एच एच आएगा। अब एटलीस्ट में 2 हेड तो बेटा चाहिए चाहिए, तो एटलीस्ट में मतलब 3 हेड भी आ सकते हैं। एटलीस्ट होता है मिनिमम, मिनिमम 2 हेड चाहिए चाहिए, लेकिन तीनों भी आ सकते हैं। तो तीनों हेड भी आ जाएंगे तो वो वाला केस भी लिखना पड़ेगा, तो ये बच जाएगा 4/8। जी इवेंट क्या है मेरा, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा भाई 2 हेड चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए, तो ये केसेस तो मेरे आएंगे ही आएंगे, ये जो मैंने ऊपर लिखे थे जिसमें 2 हेड आए। अब एटमोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो 1 हेड भी आ सकता है। अब अगर मैं 1 हेड को भी लूंगा तो टी टी एच हो गया, टी एच टी हो गया, या एच टी टी हो गया, यानी ये सारे केसेस आ गए। और हो सकता है मेरा एक भी हेड ना आए, और हो सकता है मेरा एक भी हेड ना आए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 चाहिए थे, तो एक कम से कम मेरा 0 भी हेड आ सकता है ना। और 0 भी अगर मेरा हेड आया तो तीनों टेल भी मेरे पास आ सकते हैं, क्योंकि ये कई बार क्लास में बताया जा चुका है कि जब एटमोस्ट होता है तो जो केसेस में 0 वाले केसेस होते हैं उन्हें भी इंक्लूड किया जाता है। एंड विद दिस वे द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग इज 7/8। अब वो पूछ रहे हैं इनमें से कौन कौन से आपके डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। अब डिपेंडेंट फर्स्ट टाइम यहाँ पे थ्योरी में आया है, तो जैसे ही वो होगा आई विल लेट यू नो। फिलहाल चलते हैं आपके पहले वाले में। तो वो पूछ रहा है जो प्रोबेबिलिटी है इंटरसेक्शन एफ की, है ना, ई इंटरसेक्शन एफ। ई एफ को मैंने आपको बताया है, इसको इंटरसेक्शन एफ को ऐसे भी लिखा जाता है ई एफ बना के, हालांकि यहाँ कॉमा है बट इट डजंट मैटर। तो इसके हिसाब से पी ई और पी एफ को इक्वल होना चाहिए, पहला कंडीशन। अब बड़े गौर से देखना भाई, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ ये वाला केस कॉमन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/8। वो किसके इक्वल आएगा अब देखते हैं। ई की प्रोबेबिलिटी है 2/8 और एफ की प्रोबेबिलिटी है 4/8। अगर आप यहाँ देखो 4 × 2 2 × 2, तो ये वाला केस जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट आ चुका है, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल आए हैं। अगर मैं सेकंड केस में चलूं जहां पे मुझसे प्रोबेबिलिटी मांगी जा रही है ई इंटरसेक्शन जी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी को मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो अब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या होगा, ई और जी में कौन कौन कॉमन है। तो ई और जी में कॉमन करने के लिए ओके लेट मी सी, ई और जी में पहले तो टी और टी वाले केसेस कॉमन है, ये लिखा नहीं जा रहा है, मैं इसको सर्कल कर लेता हूँ। ये वाला टी ट्रिपल टी और ये वाला ट्रिपल टी कॉमन है, सिर्फ एक ही केस है जो ए और जी में कॉमन है, तो इसकी प्रॉपर्टी से ये भी अगेन 1/8 बना। लेकिन यहाँ पी की प्रोबेबिलिटी है 2/8, इसकी है 7/8, और क्लियरली अब आपका ये इक्वल नहीं आएगा। सो जब जो चीज आपकी डिपेंडेंट होती है उस केस में ये जो प्रोबेबिलिटी है ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आती, ठीक है।
तो ये आपका जो केस बना, ये आपका डिपेंडेंट का केस बना। इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा, जब हमारा LHS RHS इक्वल नहीं हो पाता है। और वहीं चलूं अगर मैं इसके तीसरे क्वेश्चन यानी F और G में क्या क्या कॉमन है, तो F और G में देखो 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 1 2 3 एंड बस सिर्फ 3 केसेस ही हमारे ऐसे हैं जो F एंड G में कॉमन है। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढूं तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ F और G का इंटरसेक्शन विल गिव मी 3/8, और इंडिविजुअली इफ आई हैव टू चेक देम, सो दिस इज योर 4/8 into 7/8, है ना। सो अगेन यू गैस कैन सी अगेन दे आर नॉट इक्वल, और जब ये इक्वल होंगे ही नहीं, है ना, और अगर ये इक्वल हो ही नहीं तो ये फिर से क्या बन गए हैं आपके, ये आपके फिर से बन गए हैं यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल। सो विद दिस एग्जाम्पल होपफुली आपको समझ में आया होगा। अपनी NCERT बुक को ओपन रख के ही चीज़ों को समझा करिए, ठीक है। बट बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर लेट मी ऐड अ फ्यू मोर पॉइंट्स फॉर यू गाइज। मैं इसको यहाँ पे रब करता हूँ और मैं 1-2 पॉइंट्स को बस और ऐड करना चाहूँगा बिफोर वी विल एंड दिस लेक्चर। अब सपोज आपके पास एक और सिनेरियो एग्जामिनेशन में आ सकता है। अगर मेरे पास 3 इवेंट्स हैं और मुझे वो चेक करने के लिए बोल रहा है कि भाई अब जरा बताना E, F एंड G, अब बताओ कि इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे। तो रूल इज वेरी वेरी सिंपल। जैसे हमने पहले वाला पार्ट किया था जिसमें हम 2 लोगों को ट्रिक रहे थे, तो यहाँ पे बेटा 3 लोगों का मल्टीप्लिकेशन यानी 3 प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन अगर 3 प्रोबेबिलिटीज के इंटरसेक्शन के बराबर हो जाएगा तो भी आपका इवेंट जो है यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। गॉट इट? सो नाउ आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज डन। कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको समझ में आए होंगे। एग्जाम्पल 13 एंड 14 वी विल टेक इन योर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।